नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मोहन यादव पीएचडी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और 2 साल से 18 मई 2011 को आपने इस पद पर कार्यभार संभाला था। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास की जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें मोहन यादव जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यादव साहब बताइए कि क्या क्या कर रहे हैं आप, पर्यटन की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में? धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने विविध आगामी कामों का एक लक्ष्य लेकर चलने का निर्णय किया है और उस दृष्टि से खास करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत सारे कारणों से सबसे अलग है। एक तो मध्य का प्रांत है, पूरे देश की निगाह इस पर जुड़ी हुई है और प्राकृतिक दृष्टि से सब कुछ है। यहाँ हवा है, जंगल है, जानवर है, जल है, हवाई कनेक्टिविटी की पूरी संभावना है और इन सारे बातों को लेकर के पूरे देश को लुभाने के लिए वो सारा वातावरण है और हमने इसी पे काम करना प्रारंभ किया है। खास करके इस भावना के साथ कि हमारे अपने जो सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से जो संपन्न क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर लोगों का आकर्षण है, उन पे हम काम कर रहे हैं और जो देवस्थान है, खास करके तीर्थ नगरियाँ हैं, उन तीर्थ नगरियों को भी हम विकास की योजना लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मान्यता है कि खाली होटल संस्कृति को बढ़ावा देकर के पर्यटन नहीं बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन के लिए तीर्थाटन को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो तीर्थाटन का अपना महत्व और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एडवेंचर्स स्पोर्ट्स है, एडवेंचर्स की जो एक्टिविटीज है, इसके माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित किया जा सकता है। आपने इतनी बातें बताई यादव जी, लेकिन मध्य प्रदेश की तुलना में गुजरात, जहां पे खजुराहो नहीं है, जहां उज्जैन जैसी प्राचीन शिव जी का मंदिर नहीं है, ओंकारेश्वर जैसी जगह नहीं है, महेश्वर जैसी जगह, गुजरात का विकास की दर हमसे ज्यादा है पर्यटन में। ऐसा कैसे? गुजरात की विकास दर में पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से बता दें कि टूरिस्ट की दृष्टि से गुजरात की मानसिकता ही होती है कि वो पूरे देश में और प्रदेश में घूमते हैं। गुजरात की मानसिकता है, उसमें सरकार का योगदान कम है, समाज का योगदान ज्यादा है। सरकार के दर के आंकड़े अगर देखें तो उसमें मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरी बार हमने पुरस्कार लिया है। जब हमारी एक्टिविटी के आधार पर भारत सरकार ने हमको कौन कौन से पुरस्कार मिले और क्या एक्टिविटी रही आप? पिछली बार जो हमको पुरस्कार मिले गए थे वो भारत मत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने वाला प्रदेश हमारे को उसका पुरस्कार मिला है। हमारे अपने कम खर्च में अच्छे विज्ञापन की फिल्म बनाना, ये दूसरा पुरस्कार था। तीसरी, यात्री सुविधाओं के लिए समान दृष्टि से मैनेजमेंट करना, चाहे वनांचल हो, पर्वतांचल हो या नगर के अंदर के अपने टूरिस्ट के स्पॉट हो, उन सब पे हम समान रूप से सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यादव साहब, आपने तो दूसरी बात कही कि हम सबसे अच्छी सस्ती फिल्में बनाते हैं विज्ञापनों की, पर मध्य प्रदेश के पर्यटन के विज्ञापन की फिल्में बताती ही नहीं कि ये मध्य प्रदेश के विज्ञापन। उसमें खजुराहो नजर नहीं आता, उसमें इतने सुंदर झरने नजर नहीं आते। वो एक स्टूडियो में बैठकर फिल्माई गई फिल्म है। क्या इसमें बहुत कमीशन खोरी चलती होगी क्या आपके विभाग में? देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें आपसे मत भिन्नता रखता हूं कि हमारे अपने संसाधन के बलबूते पर जो विज्ञापन किए जाते हैं उसके माध्यम से ही हम अपने सारा जब एक विज्ञापन को रिलीज करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो एक अच्छा विज्ञापन बनाने के लिए कुछ लाख रुपए खर्च क्यों नहीं किया? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछली बार महामहिम प्रतिभा पाटिल जी से पुरस्कार लेने गया, तब हमारी वो सोडो का विज्ञापन चलता था जी। कुछ तो हमारे मन में एकदम जिज्ञासा जगाने के लिए इनोवेटिव प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतिभा पाटिल जी ने मंच से बोला था कि जैसे आपका विज्ञापन आता है तो मैं सब छोड़ करके आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि आमतौर पर चित्रों के प्रदर्शन से हम दिखाएं ये भी एक तरीका हो सकता है, या हम संकेत में दिखाएं दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तो उस विज्ञापन के पहले हम अपनी आंखों की पुतलियों से उन स्पॉटों को दिखाने का हम प्रयोग कर चुके, जिसमें भेड़ाघाट का झरने का प्रपात था, खजुराहो के मंदिर थे। तो ये हम प्रयोग समय समय पर 1-2 साल की विज्ञापन की फिल्में रहती है, बदलते रहते हैं ताकि लोगों की जिज्ञासा उसमें बनी रहे। जैसे इस वर्ष जो है वो कलर के माध्यम से विज्ञापन चालू हुआ है, होली पे जो रंगों का प्रयोग होता है उसके आधार माध्यम से एकदम बड़ा सुंदर विज्ञापन बना है, नई फिल्म बनी है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का सारा ध्यान भोपाल की तरफ है। इंदौर बड़ा उपेक्षित है। भोपाल में अच्छे रेस्टोरेंट है, पलाश जैसा होटल है, झील के किनारे आपने होटल बनाए हैं, रेलवे के थीम पे होटल है, वहाँ रोपवे चलता है, वहाँ वन विहार है, वहाँ बाग शहर में देखने को मिलता है, सुंदर बगीचे वहाँ हैं। और इंदौर जैसे शहर में जहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस की संभावना है, पर्यटन के विकास की संभावना है, वहां भोपाल की तुलना में कुछ नहीं। यहाँ पे एक अच्छा होटल
सस्ता और अच्छा होटल तक नहीं आता। मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि यहाँ इंदौर में बहुत संभावना है, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस ढंग से भोपाल में नेचुरल हमको जो चीज़ें मिली प्राकृतिक रूप से और जो परंपरागत रूप से, उस पर हम काम करते आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए पलास और कई स्थान जो थे हमको परंपरागत रूप से सरकार ने उपलब्ध कराए थे, लेकिन अतिशीघ्र जैसे इंदौर में इसी साल पिपलिया पाले पे हमने बोट क्लब चालू किया, रुकने के लिए टेंटेज लगा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, मांडव, ये एक सर्किट बना रहा है जिसमें हम खाली इंदौर को नहीं देख रहे हैं, इस पूरे बेल्ट को देख रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। साथ साथ अभी तो हमने स्पेशल पैकेज इंदौर के लिए दिया है, जहाँ पर हम महू से जुड़ी हुई जो अपनी पूरी एक तहसील है जिसमें स्पेशल जोन करके हम उसमें अलग से कुछ गतिविधि भी बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित करके इस गतिविधियों को जोड़ना चाहेंगे। जाम में आपने कुछ गतिविधि कर सकते हैं, चोरल में गतिविधि कर सकते हैं, जाना पाओ चोरल। हाँ, चोरल हमने किया है, इसमें हमने करीब 10 करोड़ रुपया लगाया है। अभी इस वर्ष वापस 5 करोड़ के हमने नए प्रस्ताव भेजे हैं, जिसके माध्यम से जो ऊपर जंगल के अंदर के रोमांच है, आनंद है, इसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक चोरल में होटल इसी 2 महीने में अंदर चालू कर देंगे, जहाँ लोगों को रुकने की व्यवस्था हो जाए। कितना बड़ा होटल होगा चोरल में? चोरल में लगभग 15 कमरों का होटल है, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जाना पाओ में हमने यात्रियों की दृष्टि से एक बजट होटल बनाने का प्लान है, जिसमें हम सारी सुविधा देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जाना पाओ, चोरल और ये जो इंदौर के आसपास के जो केंद्र आप बता रहे हैं उस पर करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ एक बड़ा होटल भी पीपीपी मॉडल पर बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो इंदौर में आने वाले यात्री उनका लाभ मिल जाए। 5 स्टार होगा, 4 स्टार होगा? हाँ, हमारी तो कामना उससे भी बढ़ करके 7 स्टार तक जाने की है, 5 स्टार 7 स्टार तक जाए, क्योंकि ये बात सही कि इंदौर में आज की स्थिति में कोई 5 स्टार होटल नहीं है। तो जहाँ बड़े लोग हैं उनका व्यवस्था वहाँ भी हो सकती है, लेकिन बजट होटल भी हम जा रहे हैं, क्योंकि कम खर्च वाले लोग भी यात्री हैं और बड़े खर्च वाले भी यात्री हैं, हम उनमें अंतर नहीं करते। इसलिए पर्यटक कोई भी हो, उसको सबको समान रूप से सुविधाएं मिले, इस पर हम काम करते हैं। आप पर्यटन विकास निगम इंदौर से भोपाल के लिए बसें चलाता है, इंदौर भोपाल के बीच से बसें, उन बसों का किराया बहुत ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। अभी आपने जो अटल सर्विसेज की बस चालू हुई है उसका किराया हमसे ज्यादा है, कि जब हम सुविधा देते हैं तो जो ऐसी बसें हैं जो नॉन स्टॉप है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, और अगर यात्री कम हो या ज्यादा उनको सुविधा देना ही पड़ेगी। लेकिन ये भी आप देखिए कि उज्जैन ओंकारेश्वर हमने बस चालू की, मात्र 130 रुपये में उज्जैन से ओंकारेश्वर जाता है। तो जिस स्थान का यात्री उस ढंग का किराया उसके सामने रखना पड़ता है। वो नॉन एसी और वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बनाया हमने। उज्जैन से ओंकारेश्वर बसें चलती है? बिल्कुल चलती है, और एक दिन में के दर्शन लिंक कराते हैं। तो एक बहुत चलती है बस, उज्जैन से चलती है, ओंकारेश्वर जाती है, सुबह 7 बजे उज्जैन से चलती है, 11 बजे ओंकारेश्वर पहुंचती है, ओंकारेश्वर में 5 घंटे रुकती है, 4 बजे वहां से चलती है, 7 बजे वापस उज्जैन पहुंचती है। कैसा प्रतिसाद है बस? बहुत अच्छा, पहले दिन से उसमें बहुत जबरदस्त प्रतिसाद मिला, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और व्यवस्था हम बढ़ाएंगे जिन पर ये सुविधा हम बढ़ा। भोपाल में पलाश होटल क्यों महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन? भोपाल का पलाश होटल महंगा नहीं, जो तुलनात्मक रूप से उसके श्रेणी के या उससे बड़े होटल है उसकी तुलना में हमारा आधा किराया है, क्योंकि पलाश पे रुकने वाला आम व्यक्ति नहीं है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि पलाश या भोपाल में जो जाता है वो धार्मिक पर्यटन वाला व्यक्ति नहीं है, वो बिजनेस का है या उससे अपर क्लास का आदमी, वो सुविधा चाहता है। तो जिस प्रकार से सुविधा आज की स्थिति में, उदाहरण के लिए जो नूरे सभा में एक रूम अगर 10,000 में मिलता है, वो हम उसको 3,000 में दे रहे हैं। तो और अगर सीजन नहीं है तो हम उसको और 20% कम में कर देते हैं। तो एक तरह से जो सुविधा है मूल रूप से देने का प्रयास करते हैं कि जो उसका स्तर है वो बना रहे और जो मूल खर्चे वो बराबर जुड़े रहे। आपने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आपकी खास योजना है। जी। मध्य प्रदेश में इतने सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, धार्मिक स्थान, 2 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हमारे प्रदेश में हैं, उन सब के लिए क्या योजना है? धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो अच्छे स्थान है, जैसे ओंकारेश्वर, महेश्वर, साथ में अमरकंटक, कटनी की माता, मैहर की माता जी, दन्नलखेड़ा, इन स्थानों पर बजट होटल हम बनाने वाले हैं। बजट होटल में 800 से कम का किराया लेकर के वहाँ सारी व्यवस्था बना रहे हैं। साथ साथ जो यात्री अपने गाड़ी वाहन से जाते हैं या रुक करके अपना देव दर्शन करने आते हैं, उनको सुविधा की दृष्टि से छाया के शेड बनाने जा रहे हैं। हमारी मूलभूत सुविधाएं, लेट्रिन बाथरूम साफ सुथरी हो, उसकी व्यवस्था हो। इसी के साथ साथ हम जो छोटे छोटे यूनिट है, जिस प्रकार से डोडी में हमारा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो सारे स्थानों पर खाने पीने की भी साफ सुथरी व्यवस्था बन जाए।
डोडी जैसे और भी रेस्टोरेंट बनाने डोडी जैसा तो हम इसमें प्लान कर रहे हैं कि जिस ढंग से मध्य प्रदेश सरकार की सड़कें अच्छी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर 50 किलोमीटर पे ऐसा यूनिट बने जिसमें आने जाने वाले यात्रियों को इस सब प्रकार की सुविधा मिले। उदाहरण के लिए आप अगर उज्जैन संभाग में या इंदौर संभाग में बात करते हैं, राजस्थान से आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो नीमच में हम वो सुविधा दे रहे हैं। उसी प्रकार से मंदसौर में इसी महीने वो सुविधा चालू हो जाएगी। रतलाम में हमने काम चालू कर दिया। रतलाम के बाद हम बड़नगर में एक निर्माण करने वाले हैं। उज्जैन में ऑलरेडी छिपरा है ही सही, अवंतिका एक होटल है। इसके बाद में हम इंदौर तरफ आएंगे तो सांवर के पास हम यूनिट खड़ा करने जा रहे हैं। इंदौर में प्रॉपर बना ही दिया है। इधर चोरल जानापाव से होते महेश्वर और उधर ओंकारेश्वर तक इधर अपना प्रयास है कि यहाँ से लेकर सैंधवा तक एक नॉन स्टॉप ये जो श्रृंखला है हर 50 किलोमीटर में ये सुविधा मूल रूप से देना। यात्री जब चाहे तो आधे घंटे की दूरी पे एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट, एक साथ आराम कर सकता है, खा पी सकता है। जरूर। आप गुजरात की और महाराष्ट्र की, राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश पर्यटन को कहाँ पाते हैं? ये थोड़ा सा इसमें फर्क ये रहेगा, गुजरात में वो टोटल प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है और हम इसके उल्टा है। हम सरकारी लेवल पे वो सुविधा दे पा रहे हैं। ये बात सही कि सरकार सब नहीं कर सकती, तो सरकार ने हमारी टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है जिसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जोड़ करके उनको भी इस व्यवसाय में जोड़े, क्योंकि अपार संभावना वाला क्षेत्र है। जिस ढंग का पर्यटन का व्यवसाय है ये न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाने के लिए बल्कि बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार देने का भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। इस दृष्टि से पर्यटन से जोड़ने का हमारा लगातार प्रयास है। आप लोग ट्रेनिंग देते हैं विद्यार्थियों को, नए नौजवानों को, क्या ट्रेनिंग देते हो, कितनी फीस होती है उसकी? इसमें अलग अलग कोर्स हैं। खास करके हमारे पास 4 सप्ताह के, 8 सप्ताह के, 10 सप्ताह के ये कुछ कोर्सेस हैं। जैसे कुक का है, खाना बनाने वाला रसोइया की, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। वेटर की जो होटल की सुविधाएं देता है उसकी हम ट्रेनिंग कराते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी की ड्राइविंग करने के लिए ड्राइवर की जो ट्रेनिंग होती है, हम किसी बच्चे को बुला करके ट्रेन करने के दरमियान उसको हम न केवल महीने का मेहनताना देते हैं बल्कि खाने का खर्चा, कपड़े, जो मूल सुविधा है उसको देकर के 2 महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। पिछले साल हमने 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी, इसमें करीब 3700 लोगों को रोजगार मिला है। अब उन लोगों को वही नौकरी दी जाती है या वही वो जाके काम कर? हमारे होटल में तो वो ट्रेनिंग लेते ही हैं बड़े पैमाने पर। हमारी ट्रेनिंग के बाद वो अन्य व्यवसाय में भी जाते हैं। अन्य होटल वाले तो हाथों हाथ ले लेते हैं उसको। और इसके साथ साथ जो डिग्री कोर्सेस है, जैसे IHM इंदौर में चालू होने वाला इसी सत्र से, इसी प्रकार से और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जो जबलपुर में हमने चालू कर दिया, रीवा में चालू कर दिया। खाने बनाने के लिए जो 6 महीने का या साल भर का कोर्स चलेगा। इस प्रकार से यूनिट बना करके हम लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण के भी 7 साल तक अध्यक्ष रहे, तो क्या क्या किया आपने वो विकास प्राधिकरण? मैंने थोड़ा सा लीक से हट के चलने का प्रयास किया कि विकास प्राधिकरण का मतलब यही काम नहीं कि वो खाली कॉलोनी बनाए, ना केवल मास्टर प्लान पे काम करना चाहिए। हमें जितने मास्टर प्लान के काम होना चाहिए, खास करके जो कनेक्टिविटी के रोड है उस पर हमने काम किया। फिर उज्जैन का गौरवशाली इतिहास था, तो उज्जैन के गौरवशाली इतिहास को एक पत्थरों का दरवाजा बना करके उस पर अंकित कराने का प्रयास किया। जैसे उज्जैन में विक्रमादित्य का राजराज, उसकी 33 पुतलियां उस पर बनाई है। सम्राट अशोक 2200 साल पहले उज्जैन के राजा रहे, तो अशोक का अशोक चिन्ह उसमें लिया है। चंडी प्रद्योत की कहानी है। राजा भोज का बड़ा महत्व, 1000 साल पहले राजा उज्जैन के भोज ऐसा नाम रहा जिसने दुनिया में डंका बजाया है। अलग अलग साहित्यकार महाकवि कालिदास से लेकर के अलग अलग प्रकार के भोज, वररुचि, वराहमिहिर, नवरत्न, ऐसे सारे जोड़ करके एक बड़ा दरवाजा बनवाया। इसी प्रकार से एक बड़ा ब्रिज हमने बनवाया डॉक्टर वाकणकर जी के नाम पर। इसी प्रकार से उज्जैन ये सर्प अनुसंधान केंद्र एक बना करके हमने बाबा महाकाल का जो धार्मिक महत्व है, क्योंकि दुनिया में जो 4 सर्वाधिक प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं वो चारों उज्जैन में मिलते हैं। तो एक स्नेक पार्क हमने बनाया जिसके माध्यम से हमने जनता को अवेयरनेस की दृष्टि से भी एक अच्छा कार्यक्रम चलाया। खगोल गणना की दृष्टि से ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र, समय गणना की दृष्टि से उज्जैन का महत्व रहा, इस पर हमने काम किया। जो पुरानी वेधशाला है उसको पुनरुद्धार करवाया। साथ ही एक नवीन वेधशाला बनाई जिसमें भविष्य का ग्रीनविच उज्जैन बनेगा, समय गणना का केंद्र बनेगा। जो ये मान सम्मान हमारे हाथ से 300 साल पहले तक था वो चला गया, हम उसको वापस लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब जो सिंहस्थ होने वाला है उज्जैन में, उसके लिए क्या तैयारियां आपके विभाग की? आगामी सिंहस्थ की दृष्टि से हम इसमें सरकार के साथ समानांतर काम कर रहे हैं कि पर्यटन की अपनी एक नई यूनिट और बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो जितनी होटलें हैं उसके अलावा भी उसमें सुविधा मिले। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उज्जैन में,
उनके लिए भी जैसे दिल्ली में लाल किले के पास में या हमको मालूम है कि दूसरे भी मैदान है जिन पे ये सुविधाएं दी जाती है, तो एक अपना कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं। साथ साथ जितने देवस्थान उसमें 40 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट बनाया, मेगा सर्किट मंजूर हुआ, जिसमें सभी देवस्थानों पर हम ये मूलभूत सुविधा दिला करके उन पे यात्रियों के लिए साफ सुथरी सारी व्यवस्था जिनकी वो कल्पना करते हैं, छायादार शेड बन जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, रुकने का स्थान बन जाएगा, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, मंदिर में आने जाने की सुगमता के लिए जो रास्ते बनते हैं उसको बनाने का प्रयास किया है, मंदिर की जो मूल रिपेयरिंग है, साफ सफाई है, लाइटिंग है, वो सारे काम भी हम करने वाले हैं। तो भगवान महाकाल के मंदिर तक जाने के लिए जो असुविधा लोगों को होती है, सड़क बहुत सकड़ी है, क्या रुकने की व्यवस्था अपर्याप्त है और क्या कर रहे हैं? महाकाल मंदिर सहित हम सारे मंदिरों पर, क्योंकि सारे मंदिरों सारे बड़े बड़े मंदिरों को प्रमुख मंदिर हमारे यहाँ जैसे मंगलनाथ का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, गढ़कालिका का मंदिर है जो कवि कालिदास की आराध्य देवी है, भरतरी की गुफा है, इसी के साथ साथ शनि मंदिर है जो इंदौर रोड से घुसते त्रिवेणी के पास में आ जाता है, जो विक्रमादित्य ने अपने हाथ से शनि के नवग्रह की स्थापना की थी। इसी प्रकार से चिंतामन गणेश का मंदिर जो अहिल्याबाई ने अपने हाथ से जीर्णोद्धार कराया था। इस सारे मंदिरों को लेकर के महाकाल सहित हम इन सब पे काम करने वाले हैं। इसके साथ जो 84 महादेव पंचकोशी के आसपास के सभी देवस्थान को हमने देने का प्रयास किया, जहां मूल सुविधा दे रहे हैं। महाकाल के लिए तो अद्वितीय योजना बनकर तैयार हुई, जैसे तिरुपति की हमारी कल्पना है, उसी प्रकार से महाकाल का इतना वैभव, इतना विकास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 3 रास्ते महाकाल के और बनने वाले हैं जो वर्तमान में भी है। 3 रास्ते और किस तरफ से जाएंगे? ये 3 रास्ते में 2 रास्ते इंदौर की तरफ से, क्योंकि बड़े पैमाने पर आवागमन के रास्ते में इंदौर मार्ग का उपयोग किया जाता है। एक रास्ता पुराने शहर से हम जोड़ने वाले हैं, जिसमें आने जाने के लिए सुगमता से लोग आ जाएं, क्योंकि आपने देखा हो पिछले समय सिंहस्थ में नए रास्ते खोलने के कारण से 1 घंटे से भी कम समय में 1 दिन में 2-2 लाख लोगों को दर्शन कराए गए थे। इस बार प्रयास कर रहे हैं कि उसी प्रकार से संख्या बढ़ेगी तब भी हम उस समय को और घटाएं, ताकि 15-20 मिनट में दर्शन कर सके लोग। आप अपने नाम का डॉक्टर लिखते हैं, तो आपने क्या इंजेक्शन वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी वाले डॉक्टर हैं? मैंने पीएचडी की पॉलिटिकल साइंस से, मेरा ग्रेजुएशन एमए पॉलिटिकल साइंस से हुआ था। तो उसके बाद सरकार की दृष्टि से एक राजनीतिक दल का जो मन में जिज्ञासा रहती है, तो भाजपा की और सरकार और उसकी पूर्ववर्ती सरकार, इस विषय को लेकर मैंने पीएचडी की है। क्या निष्कर्ष है उस पीएचडी के? निष्कर्ष 67 की संविधान सरकार से लेकर के आज तक की सरकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, और ये जो वर्तमान की सरकार हमारी बहुत अच्छा समय इसको मिला, क्योंकि पुरानी सरकारें थी, चाहे 67 की संविधान सरकार हो, चाहे 77 के 80 की सरकार हो या 90 से 92, उनको 2-2.5 साल ही समय मिला था। तो समय की दृष्टि से ये जो हमको 9-9.5 साल अभी तक मिले हैं, तो सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसलिए इसमें लोगों की विश्वास भी बढ़ा और आगे निश्चित रूप से संभावना बनती है। आप चुनाव लड़ने से डरते हैं, आपको एक बार टिकट दिया बीजेपी ने बारानगर से, तो आपने टिकट लेने से इनकार कर दिया, जबकि आज के जमाने में पार्षद का टिकट या पंचायत का टिकट के लिए लड़ाइयां होती है, आपने विधानसभा का टिकट ठुकरा दिया। क्या डर था आपको कि हार जाएंगे? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था। मैं चुनाव में अपने कॉलेज जीवन में 16 साल की उम्र से चुनाव लड़ता आया, यूनिवर्सिटी तक मैं चुनाव लड़ता आया हूँ। लेकिन ये बात सही थी कि विधानसभा के चुनाव में जब मैं गया और देखा कि मेरे से 20 साल ज्यादा उम्र के व्यक्ति टिकट के लिए उनका क्लेम बनता था, बहुत उनमें अपना आग्रह रखा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आप लड़ लो, कल मेरे को कोई मौका मिलेगा। तो ये बड़ा मन दिखा करके राजनीतिक एक सौहार्दता जो बनना चाहिए, परस्पर सीनियर जूनियर का जो सम्मान होने का भाव होना चाहिए, मैंने उसको उस परंपरा के लिए काम किया। और यही सरकार ने और पार्टी ने देखा कि मुझे 15 दिन बाद ही जब सरकार बनी तो तुरंत प्राधिकरण में काम दिया। तो हम आज की मारामारी में जब लोग गला काट, ऐसा तो नहीं सेटलमेंट हुआ कि मैं चुनाव इस समय तो कोई कह नहीं सकता दिग्विजय सिंह की सरकार हटेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस दल से कहते थे कि सरकार तो चुनाव क्या होता है, चुनाव मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, बड़ा अलग ढंग का उनका अंदाज होता है। सरकार दिग्विजय सिंह जी के बनने वाली, हम जीत भी गए तो क्या होगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोच सकते, लेकिन सरकार बनेगी तो सरकार में विपक्ष बनेगा तो भी दमदारी से काम करेंगे। चुनाव जरूरी नहीं है, चुनाव सब कुछ भी नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव के अलावा भी बहुत मौके मिलते हैं जब आदमी काम करके दिखा सकता है। डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आग्रह पर आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में पर्यटन का कितना विकास होता है ये लोग देख रहे हैं। पर्यटन विकास तो कर रहा है, पर इस क्षेत्र में विकास जरूर हो रहा है, लेकिन ये कितनी तेजी से और होता है इसे लोग देख रहे हैं, और आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी बहुत दांव पर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।